हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पटवार भर्ती से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी पटवार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पटवार का एग्जाम देने वाले हैं, जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। काफ़ी शानदार मॉडल पेपर है दोस्तों। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट्स के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम साइंस के सवाल देखेंगे, इसके साथ साथ आपके कंप्यूटर के सवाल भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हिंदी के सवाल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपके इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर से संबंधित सवाल और साथ ही साथ करंट अफेयर के सवाल भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट मॉडल पेपर होने वाला है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एकदम शानदार मॉडल पेपर आप लोगों के लिए रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो इन वीडियोस को मिस ना करें। इन वीडियोस को आप डबल स्पीड में देखें, लेकिन देखें जरूर, यहाँ से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। यानी कि यहाँ पर आपका आरबीसी के बारे में पूछा गया है। आरबीसी का आपका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल आपका कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। लेकिन अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, जो कि आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, उनका आपका 10 से 15 दिन होता है। वो भी आपको ध्यान रखना है, दोनों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपके ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सवाल काफी सारे हैं, एकदम स्पीड के साथ हम चलने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आपका विटामिन के उत्तरदायी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। विटामिन के जो होता है दोस्तों, ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसका संश्लेषण करता है। प्रोथ्रोम्बिन का ये संश्लेषण करता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो इनमें से आपको बताना है विषाणु जनित रोग आपका कौन सा हो जाएगा, टाइफाइड, मलेरिया, हेजा या रेबीज। तो रेबीज आपका विषाणु जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड और हेजा जो है ये आपके बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग हो जाएंगे। और मलेरिया आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग हो जाएगा दोस्तों। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग आपका मलेरिया हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म का चयन करना है। लैक्टिक अम्ल दूध दिया गया है, एसिटिक अम्ल सिरका दिया गया है, फॉर्मिक अम्ल इमली दिया गया है, सिट्रिक अम्ल आपका नींबू दिया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका गलत होगा। तो लैक्टिक अम्ल दूध बिल्कुल सही है, एसिटिक अम्ल आपका सिरका ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल जो आपका इमली दिया गया है ये गलत हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल जो है दोस्तों, ये तो आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। किसके डंक में? चींटी के डंक में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इमली में आपका कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ पर तो आपका टार्टरिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल, नींबू, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं। तो ये तो सबको पता है भैया, कठोर जल जो होता है उससे कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि दोस्तों साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के स्थान पर लवणों के साथ अभिक्रिया कर मेल बनाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो आपका जो दूरदृष्टि दोष होता है दोस्तों, जिसमें आपको निकट का दिखाई नहीं देता है, दूरदृष्टि दोष में आपको निकट का दिखाई नहीं देता है, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहां पर बनता है? तो भैया जो इसमें बिंदु होता है वो आपका पीछे खिसक जाता है, यानी रेटिना के पीछे बनेगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में आपको निकट का जो है वो दिखाई नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें आपको दूर का दिखाई नहीं देता है, उल्टा होता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना नहीं है। तो रूपांतरित तना यहाँ पर कौन सा नहीं है? आलू, शकरकंद, प्याज, अदरक। तो आलू, प्याज और अदरक जो है दोस्तों ये आपके तने के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन शकरकंद जो है ये जड़ के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, साइंस के 7 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 7 सवाल आपके पूछे जाएंगे। अब हम संविधान के सवाल देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। तो संविधान सभा जो थी उसमें देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी बताइए। 389, 93, 296, 208। तो भैया टोटल सीटें आपकी कितनी थी? 389 थी। टोटल कितनी थी? 389 थी। इसमें से 93 तो आपकी देशी रियासतों को मिली थी, और जो आपकी दोस्तों 296 थी वो किनको मिली थी? तो 296 जो हो जाएगी आपकी दोस्तों, ये आपकी ब्रिटिश भारत को मिली थी। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देशी रियासतों का पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में विद्यमान नहीं है। कौन सी विशेषता जो है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है? दोहरी नागरिकता। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, भारत के अंदर दोहरी नागरिकता विद्यमान नहीं है, तो पहला ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ये गलत दिया गया है। यहाँ पर एकल नागरिकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर है, ये बात बिल्कुल सही है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पंथ निरपेक्षता भी है, ये बात भी सही है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता एवं बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो समता और बंधुता के बारे में बातचीत की जा रही है। तो समता और बंधुता का कभी भी आपसे पूछा जाए ये आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो भैया ये फ्रांस से लिए गए हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है आपके जो होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति की कौन सी यहाँ पर वित्तीय शक्ति नहीं है? वो भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। तो ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये इसकी वित्तीय शक्ति है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना ये इसकी वित्तीय शक्ति नहीं है, ये इसकी आपातकालीन शक्ति है। कैसी शक्ति है? आपातकालीन शक्ति है दोस्तों 360 के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 360 में आपके वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है, तो दो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसकी कैसी शक्ति है? आपातकालीन शक्ति है। केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाना, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये इसकी वित्तीय शक्ति हो जाएगी। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन, ये भी इसकी वित्तीय शक्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निंदा प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? निंदा प्रस्ताव जो है दोस्तों, इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? निंदा प्रस्ताव में निंदा की जाती है दोस्तों, ठीक है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद या एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो ये बात भी सही है। इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक है, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव ओनली निंदा करने के लिए लाया जाता है, इसमें त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये पारित भी हो जाए तो भी त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर थर्ड आपका जो है वो गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का दोष है? तो संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है उसका दोष कौन सा हो जाएगा? व्यापक प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी सरकार, विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य या शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कौन कर सकता है? तो राज्य सूची पर विधि बनाने के लिए संसद को अधिकृत कौन कर सकता है दोस्तों? तो ये राज्यसभा कर सकती है अनुच्छेद 249 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो है दोस्तों वो राज्य सूची का कोई विषय है उसको बनाने के लिए विधि अधिकृत कर सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर 7 सवाल आपके पॉलिटी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंडियन हिस्ट्री के हम 7 सवाल देख लेते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एक खान अब्दुल गफ्फार खान के तहत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि किसने की थी? ये गफ्फार खान ने की थी। और इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लाल कुर्ती संगठन किसे कहा जाता है? तो लाल कुर्ती संगठन जो है वो भी इसे ही कहा जाता है, लाल कुर्ती संगठन। लाल कुर्ती जो होती है वो संगठन किसे कहा जाएगा? खुदाई खिदमतगार संगठन को ही कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की है? तो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से नमक सत्याग्रह की तुलना किसने की है दोस्तों? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से तुलना की गई थी नमक सत्याग्रह की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी ने दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो कब की थी? 6 अप्रैल 1930 को गुजरात से की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दांडी गुजरात से। अगला सवाल देखिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है दोस्तों ये आपका लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इरविन के समय आपका कौन सा कानून पारित किया गया था? तो इस समय आपका शारदा एक्ट का नाम सुना होगा आपने। शारदा एक्ट 1930 जो था वो इरविन के समय पारित किया गया था। और नॉर्थ बुक के समय कौन सा एक्ट आपका पारित किया गया था? तो इस समय आपका नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट जो था 1872 वो आपका पारित किया गया था नॉर्थ बुक के समय। और लॉर्ड कैनिंग के समय कौन सा हो जाएगा आपका? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम।
और लेस डाउन के समय आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था वो आपका दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आपका मुबारक खिलजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुबारक खिलजी। अगला सवाल देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो सिख गुरु जो थे अर्जुन देव, इनको फांसी देने वाला आपका मुगल बादशाह कौन था? तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों आपका? तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात कब की हो जाएगी आपकी? 1606 की हो जाएगी। 1606 के समय दोस्तों जहांगीर का पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो को जो है सहायता प्रदान की थी आपके सिख गुरु अर्जुन देव ने। तो अर्जुन देव ने खुसरो को सहायता प्रदान की, इससे नाराज होकर जहांगीर ने दोस्तों उनको फांसी देने का ऐलान किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, अशोक के किस अभिलेख से मौर्यकालीन कराधान पद्धति की जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन कराधान पद्धति की जानकारी आपके कौन से अभिलेख से मिलेगी? ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये सुमनदेही अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? सुमनदेही अभिलेख से मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी आपके कौन हो जाएंगे? जामाली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? जामाली हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? तो यहां पर कौन सा भारत का आपका प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको ध्यान रखना है। देखो, गुरुमई सानी जो है ये आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है, गुरुमई सानी। ठीक है। नोवा मुंडी कहां पर स्थित है? तो नोवा मुंडी आपका झारखंड में स्थित है। नोवा मुंडी आपका झारखंड में हो जाएगा। बेल्लारी आपका कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। तो इंडिविजुअल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तीनों जो है दोस्तों, गुरुमई सानी, नोवा मुंडी और बेल्लारी, ये आपके लोह अयस्क क्षेत्र हैं। लेकिन आपका मलाज खंड जो है दोस्तों, ये आपका लोह अयस्क क्षेत्र नहीं है। मलाज खंड जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? एमपी में स्थित है। और ये आपका तांबा खनन क्षेत्र हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन 2 जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए नोवा मुंडी कहां पर स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। बेल्लारी कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। गुरुमई सानी कहां पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, आधुनिक भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? तो आधुनिक भारत जो था उसकी पहली सफल सूती वस्त्र मिल आपकी कहां पर स्थापित की गई थी? तो भैया ये मुंबई में स्थापित की गई थी। कहां पर स्थापित की गई थी? मुंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म का आपको चयन करना है। इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है। बिस्त दोआब, व्यास सतलज, रचना दोआब, चेनाब झेलम, बारी दोआब, व्यास रावी, सिंधु सागर दोआब, झेलम चेनाब सिंधु। तो यहां पर असंगत युग्म आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। बिस्त दोआब, व्यास सतलज बिल्कुल सही दिया गया है। रचना दोआब में दोस्तों यहां पर चेनाब झेलम गलत दिया गया है। रचना दोआब जो होगा दोस्तों उसमें आपका क्या हो जाएगा? उसमें आपकी रावी और चेनाब हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी? रावी और चेनाब हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। रावी और चेनाब हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है। रचना नाम से पता लग रहा है, देखो र से रावी हो जाएगी, च से आपका क्या हो जाएगा? चेनाब हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और बारी दोआब में आपका व्यास और रावी हो जाएगा। सिंधु सागर दोआब में आपका झेलम, चेनाब और सिंधु हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो मिलती है ये आपकी कहां पर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। कहां पर मिलेगी? देवप्रयाग में मिलेगी। अलकनंदा नदी जो होती है दोस्तों ये सब जगह आपकी कॉमन होती है। अलकनंदा सब जगह आपकी कॉमन होती है। देवप्रयाग की बात की जाए तो इसमें भागीरथी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग की अगर बात की जाए तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदी आपकी मिलती है दोस्तों? तो कर्णप्रयाग में आपकी पिंडारी नदी मिलती है। कौन सी मिलेगी दोस्तों? पिंडार नदी मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। और रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो यहां पर आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है। अलकनंदा सब में कॉमन हो जाएगी। तो अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा प्लस पिंडार कर्णप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा प्लस आपकी धौली गंगा, धौली गंगा जो है ये आपकी विष्णुप्रयाग हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड? तो 1 और 2 दोनों उत्तरदायी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सल्फर के ऑक्साइड हो चाहे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यहां पर कौन सा नहीं है? समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, प्रवाल विरंजन, ओजोन क्षरण, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन। तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यहां पर कौन सा नहीं है? तो ये ओजोन क्षरण नहीं है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, प्रवाल विरंजन हो जाता है, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ओजोन क्षरण जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों इसको म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका दीफू दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दीफू दर्रा जो है
ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है इसको म्यांमार से जोड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिफुदर्रा, डिफुदर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तुजू आपका मणिपुर में हो जाएगा। बोमडिला जो है दोस्तों ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन बड़ा लाचाला जो है ये कहां पर है आपका, तो भैया हिमाचल प्रदेश में रोहित के पास 12 सीप है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहित के पास 12 सीप है। रोहित के पास कितनी सीप है, 12 सीप है। तो 12 से आपको ध्यान रखना था। बड़ा लाचाला कहां पर हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और रोहतांग दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और 12 सिप है तो सिप से आपका सिप किला दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसरो के स्पेसएक्स मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो स्पेसएक्स मिशन जो था उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारत अंतरिक्ष में उपग्रह डॉक करने वाला चौथा देश बना है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत अंतरिक्ष में उपग्रह को लॉक करने वाला यानी डॉक करने वाला आपका चौथा देश बना है। मिशन में डॉक किए गए उपग्रहों का नाम चेजर और टारगेट था। तो ये बात भी सही है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने में सफलता मिली है। तो लोबिया के जो बीज है उनको अंकुरित कराने में सफलता भी मिली है। चेजर और टारगेट नाम आपको ध्यान रखना है। और चौथा देश बना है डॉक करने वाला। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत ने ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है। तो ड्रोन रोधी जो है माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। यह आपका करंट अफेयर का बहुत शानदार सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भार्गवास्त्र। कौन क्या हो जाएगा दोस्तों, भार्गवास्त्र। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है जिसका नाम आपका भार्गवास्त्र हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन व वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो वन प्लस वृक्षावरण यानी दोनों मिलाकर आपको बताना है भारत का कितना प्रतिशत है। तो वन और वृक्षावरण कितना हो जाएगा, 25.17% हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25.17% हो जाएगा। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भैया आप तो केवल वनावरण बताओ, तो केवल वनावरण कितना हो जाएगा आपका, तो 21.76 आपका वनावरण हो जाएगा। और केवल वृक्षावरण अगर आपसे पूछा जाए तो 3.41% आपका वृक्षावरण हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो 21.76 आपका वनावरण है, 3.41 आपका वृक्षावरण है। दोनों को मिला दिया जाए तो 25.17 आपका वन प्लस वृक्षावरण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित जेड सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है। तो जेड सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कहां पर किया है, ये जेड जैसी दिखती है आपकी। तो जेड सोनमर्ग टनल का उद्घाटन जो है ये आपका गादरबल से किया है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं दोस्तों गोरबंदल, ऐसे कुछ करके नाम था इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है, गांदरबल से इसका उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 जो था दोस्तों, इसका आयोजन 10 जनवरी को हुआ था भुवनेश्वर में। तो यहाँ पर 27 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू सार्वजनिक कैटेगरी को यह पुरस्कार दिया गया था। यह बात भी बिल्कुल सही है आपकी। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो 5 दिन सप्ताह में दूध उपलब्ध कराया जाएगा किन आयु वर्ग के बच्चों को। तो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में 5 दिन दोस्तों 10 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, आपका कितना, 100 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यानी 10 ग्राम पाउडर से जो दूध बनेगा वो हो जाएगा आपका 100 ml। तो ये आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 10 ग्राम मिल्क पाउडर जो है उसे 100 ml दूध प्रदान किया जाएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 25 लाख तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 लाख होगा दोस्तों। 25 लाख की जगह आपको 50 लाख तक का उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को। इसके देखभाल के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये 10,000 नहीं कराई जाएगी, 5,000 उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे, कोई सा भी यहाँ पर आपका सत्य नहीं है। ठीक है, तो 50 लाख आपको ध्यान रखना है, 5,000 भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो भैया नॉर्मली अगर बात की जाए तो 6,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं आपके राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दिव्यांग महिला को कितने दिए जाएंगे, तो दिव्यांग महिला को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अब यहाँ पर कहीं पर भी दिव्यांग नहीं बोला गया है, तो राइट आंसर 6,500 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, तो 6,500 और 10,000 दोनों आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 6,500 दिए जाएंगे नॉर्मली, लेकिन दिव्यांग पूछा जाए तो 10,000 दिए जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आपका 9 से 11 दिसंबर 2024 को सीतापुरा जयपुर में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इस समिट की टैगलाइन थी ट्रिपल आर थी, यानी रिलेट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी। ये बात भी सही है, रिलेट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। इस समिट का नोडल विभाग निवेश संवर्धन ब्यूरो यानी BIP हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, निवेश संवर्धन ब्यूरो। राइजिंग राजस्थान का अगला आयोजन वर्ष 2027 में किया जाएगा, तो ये 2027 में नहीं किया जाएगा, 2026 में किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2024 को निम्न में से किन विकास प्राधिकरणों के गठन की अधिसूचना जारी की गई। तो भैया 15 दिसंबर को 2 जो विकास प्राधिकरण है उनके गठन की सूचना जारी की गई है। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो ये भरतपुर और बीकानेर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, भरतपुर और बीकानेर हो जाएंगे। और ये सवाल आपका एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसको पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। तो किनको पराजित करके भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था प्रतिहारों ने, तो ये चावड़ाओं को पराजित किया था दोस्तों। चावड़ाओं को पराजित करके प्रतिहारों ने भीनमाल में अधिकार किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था। तो पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, महोबा का युद्ध कब हुआ था, 1182 में हुआ था, और इसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध आपका किस किस के मध्य हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय और परमादिदेव के मध्य हुआ था। और यहाँ पर परमादिदेव के 2 सैनिक थे, आला और उदल, यहाँ पर मारे गए थे। और यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय ने कछुआ शासक था आपका पंजुन राय, कछुआ शासक था पंजुन राय, इसको यहाँ पर दोस्तों प्रशासक नियुक्त किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था। तो दत्तानी का जो युद्ध हुआ था उस समय सिरोही का शासक कौन था, तो ये आपका महाराव सुल्तान था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, महाराव सुल्तान। और दत्तानी का युद्ध कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए, तो ये 17 अक्टूबर 1583 को हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 17 अक्टूबर 1583 को दत्तानी का युद्ध जो है महाराव सुल्तान और अकबर के मध्य हुआ था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो पहला कथन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख को पद समाप्त कर दिया गया। तो ये कथन आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो दूसरा कथन देखिए, 7वां संविधान संशोधन से राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया, ये कथन भी आपका सही है। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको दोस्तों 25 अक्टूबर 1956 को ही इनको नियुक्त कर दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। हरिभाऊ किशनराव बांगड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला। तो ये बात भी आपकी सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो प्रथम मध्यावधि चुनाव जो हुए थे दोस्तों, वो कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण हुए थे। तो ये 6ठी विधानसभा भंग होने के कारण हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 6ठी विधानसभा में ही सदस्य संख्या जो थी विधानसभा की वो 184 से बढ़ाकर आपकी 200 की गई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है। तो राज्य मंत्रिमंडल जो होती है उसमें सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी हो जाएगी आपकी। तो ये राज्य विधानसभा की आपकी कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। राज्य विधानसभा की कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों राजस्थान का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा। पहला कथन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जयपुर, जोधपुर और आपका जो बीकानेर है, यानी 3
राज्य आपके ऐसे थे, 3 जिले आपके ऐसे थे जहां पर आरपीएससी यानी लोक सेवा आयोग पहले से कार्य कर रहा था। तो 16 अगस्त 1949 को इनको समाप्त कर दिया गया। तो 16 अगस्त 1949 को इनको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि ये पहले से लोक सेवा आयोग के रूप में कार्य कर रहे थे। तो तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता पूर्व कितने जिलों में आपके लोक सेवा आयोग कार्य कर रहे थे, तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर यानी 3 जिलों में आपके कार्य कर रहे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, जिला दंडायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या क्या है। तो जिला दंडायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? कानून व व्यवस्था बनाए रखना, तो बिल्कुल सही बात है। पुलिस पर नियंत्रण रखना, यह भी बिल्कुल सही बात है आपकी। विदेशों के पार पत्रों की जांच करना, तो यह भी यहां पर आपका सही हो जाएगा। लेकिन भू राजस्व एकत्र करना इसका काम नहीं होता है यहां पर जिला कलेक्टर की शक्ति, जिला दंडायक के रूप में। तो यहां पर 1, 2, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? आपका जिला प्रमुख हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 15,000, 20,000, 25,000 या फिर आपका 30,000? तो भैया राज्य सूचना आयोग अगर सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो 25,000 का जुर्माना लगा सकता है और 250 रुपये प्रतिदिन भी लगा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना। राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष आपके एमडी कोरानी थे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो दोस्तों लोकायुक्त जो होते हैं इनके न्यायाधिकार क्षेत्र में आपके कौन कौन नहीं आते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री इनके न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, महालेखाकार जो होते हैं वो भी नहीं आते हैं दोस्तों, आरपीएससी के अध्यक्ष भी नहीं आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सरपंच भी जो है वो नहीं आते हैं इनके कार्य क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? तो राजस्थान के आरटीई नियम जो है ये किस वर्ष में आपके अधिसूचित किए गए थे? तो दोस्तों आरटीई एक्ट जो था ये आपका कब का हो जाएगा? आरटीई एक्ट आपका 2009 का हो जाएगा, जो कि आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नियम किस वर्ष अधिसूचित किए गए, तो ये 2011 में अधिसूचित किए गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या है? तो कांसा परोसा जो है दोस्तों वो एक प्रकार का कर है आपका। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो बलवंत सिंह मेहता जो थे इनको अध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो भूरेलाल भैया जो है दोस्तों इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जब मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 में, जिसका उद्घाटन जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था, उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही की गई थी। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका समाचार पत्र और उसकी स्थापना का स्थान यहाँ पर सही नहीं है? देश हितैषी अजमेर, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, जय भूमि जोधपुर, प्रभात आपका जयपुर। तो यहाँ पर दोस्तों प्रभात आपका जयपुर सही है, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा भी सही है और देश हितैषी आपका 1882 में निकाला गया था अजमेर से, ये भी आपका सही है। जय भूमि आपका जयपुर से हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुज्जर शैली का है? तो दोस्तों मारू गुज्जर शैली क्या होती है आपकी? मारू गुज्जर शैली जो होती है ये आपकी सोलंकी शैली होती है। मारू गुज्जर शैली सोलंकी शैली को कहा जाता है, यानी कि ये गुज्जर प्रतिहार शैली नहीं है आपकी, मारू गुज्जर शैली अलग है। तो मारू गुज्जर शैली स्थापत्य कला का मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा? समिदेश्वर मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि किराड़ू और आपका नागदा का सास बहू मंदिर ये गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, मानसर प्रसिद्ध है, तो मानसर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मानसर आपका झुंझुनू में हो जाएगा, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं? तो रतवई लोकगीत आपके कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये आपके मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतवई आपके मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो ओलियू जो है ये आपके किस अवसर से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों ये पुत्री विवाह का विदाई गीत है आपका। पुत्री की जब
पुत्री का विवाह होता है, जब विदाई की जाती है तो ओलिव गीत गाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार के लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित आपका कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा नहीं है आपका, रोनेजा संबंधित है, मसूरिया जोधपुर संबंधित है, पोखरण संबंधित है, लेकिन बनेड़ा आपका संबंधित नहीं है इनसे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, किसके आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया। एक का शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है। तो दोस्तों, आध्यात्मिक विचारों का संकलन मंत्र राज प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो ये आपके संत हरिदास का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो गोला, दरोगा, चाकर और चेला ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, ये घरेलू दास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आपके गोला, दरोगा, चाकर और चेला किसके लिए, घरेलू दास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से आपका कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा युग्म आपका सुमेलित है। विरुद्ध छतरी, कृपाराम खिड़िया, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विरुद्ध छतरी जो है ये आपकी दुर्साहाड़ा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, दुर्साहाड़ा के द्वारा लिखी गई है। राजियारा सोरठा किसके द्वारा लिखी गई है। तो राजियारा सोरठा उदयराज उज्जवल नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कृपाराम खिड़िया हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी बिल्कुल सही दिया गया है। केसर विलास यादवेंद्र शर्मा नहीं होगा, ये आपका शिवचंद्र भरतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवचंद्र भरतिया हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। तो दोस्तों, रूमा देवी का जन्म जो है ये बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका पालन पोषण जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था, जसरापुरा खेतड़ी में हुआ था। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इन्हें 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। उन्होंने 1000 महिलाओं को रोजगार देने के लिए बढ़ावा अहम भागीदारी निभाई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। विजय सिंह पथिक टोड़गढ़ जेल, अर्जुन लाल सेठी आपका बेलूर जेल, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल और जोरावर सिंह बारट आपका बरेली जेल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जोरावर सिंह बारट बरेली जेल जो दिया गया ये गलत हो जाएगा। बरेली जेल का संबंध तो आपका प्रताप सिंह बारट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, प्रताप सिंह बारट से हो जाएगा। ठीक है, जोरावर सिंह बारट जो है दोस्तों आजीवन कभी पकड़े नहीं गए। अमरदास बैरागी का छद्म नाम इन्होंने धारण किया था, लेकिन ये आजीवन कभी पकड़े नहीं गए। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक का संबंध टोड़गढ़ जेल से बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध बेलूर जेल से, ये भी सही है। और हजारीबाग जेल से केसरी सिंह बारट का संबंध है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कोमल कोठारी यहाँ पर दिया गया है। तो कोमल कोठारी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, लोक संस्कृति से हो जाएगा। शैतान सिंह का संबंध आपका बहादुरी पराक्रम से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जगजीत सिंह का संबंध गायन से हो जाएगा। और पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध आपका पत्रकारिता से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों सुमेलित करना है। मेवाड़ जो है हल्दीघाटी और मैनाल संबंधित है। हाड़ौती का संबंध जो है वो रामेश्वर महादेव और सीताबाड़ी से हो जाएगा। सीताबाड़ी आपकी 12 में स्थित है। मारवाड़ का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा आपका, ओशिया किराड़ू मंदिर से हो जाएगा दोस्तों। और ताल छापर और जीण माता का संबंध आपका शेखावटी क्षेत्र से हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो वो ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, उस ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हो। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोलता है। ठीक है, तो सज्जन मोर, खो में 7, तो 7 से आपका सायरा हो जाएगा। सज्जनगढ़ उसके पहले आ जाएगा। तो नागपानी और गोगुंदा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। उस ट्रिक को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के अरावली पर्वतों के निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में जमाना है। ऊपर हमने अवरोही में जमाया है, यहाँ पर आरोही में जमाना है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। तो सबसे बड़ी तो आपकी अचलगढ़ हो जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद आपकी रघुनाथगढ़ आ जाएगी, फिर यहाँ पर कमलनाथ आ जाएगी, फिर आपकी तारागढ़ आ जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हिंदी के सवाल हम देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी का पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो कौन से शब्द का यहाँ पर संधि विच्छेद गलत दिया गया है। पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश, पहला ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे कैसे लिखा जाता है दोस्तों, पितृ प्लस उपदेश से लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। प्र प्लस उड सही दिया गया है, प्रोड। नी प्लस इह सही दिया गया है, निरीह। और नौ प्लस उड़ा भी यहाँ पर सही दिया गया है, नवोडा। अगला सवाल देखिए,
निश्चल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निश्चल शब्द में आपका दोस्तों निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय जो है दोस्तों मृत्यु को जीतने वाला, तो मृत्यु को जीतने वाला कौन हो जाएगा? आपके शिव हो जाएंगे, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? विपण विपणी, बाजार और दुकान, वत्स और वत्सर, बछड़ा और वर्ष, विपिन्न और विपन्न, कष्टकारी जंगल। ये उल्टा दे दिया दोस्तों। विपिन्न का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, जबकि विपन्न का मतलब कष्टकारी होता है, तो ये उल्टा दे दिया गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विजय, जीत, विजया, देवी, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। अगला सवाल देखिए, किस क्रमांक में सभी शब्द पर्यायवाची है? तो सभी शब्द पर्यायवाची किस क्रमांक में हो जाएंगे? आपके सहस्त्रास्त्र, मधुआ, विडोजा और पर्वतारी में हो जाएंगे। ये आपके इंद्र के पर्यायवाची है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उपत्यका का विलोम क्या है? तो उपत्यका जो होती है दोस्तों वो पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है उसे कहा जाता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अधित्यका हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है? शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी या चतुरिणी? तो यहाँ पर चतुरिणी आपका गलत दिया गया है दोस्तों, ये चतुरंगिणी होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य यहाँ पर गलत दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है, बिल्कुल सही है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका, ये गलत हो जाएगा। उपत्यका जो है ये पर्वत के नीचे की समतल भूमि होती है आपकी उपत्यका। अधित्यका जो होती है वो ऊपर की होती है, तो 2 यहाँ पर आपका गलत हो गया। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी, ये सही है। वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ, ये भी आपका सही है। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर समानार्थी हिंदी शब्द नहीं है? अनओलेजमेंट यहाँ पर दिया गया है, ये आपका पावती बिल्कुल सही है। ऑडिटिंग, लेखा परीक्षण, ये भी यहाँ पर सही है। और एप्लीकेंट आपका आवेदक, ये भी यहाँ पर सही है। लेकिन आपका एंटीसीडेंट जो दिया गया है दुर्घटना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से गजट के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो गजट के लिए सही पारिभाषिक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? राजपत्र हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो नेकी करके दरिया में डाल दो, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों कंप्यूटर के 15 सवाल आपके पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर के 15 सवाल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का पहला सवाल देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति होती है दोस्तों उसको किसमें मापा जाता है? ये आपसे पूछा गया है, किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज, किलोबाइट, नैनो सेकंड या बिट्स? तो इन्हें दोस्तों नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, इनमें मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर संगठन में लॉजिक बोर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड के नाम से मदर बोर्ड को जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड में नेविगेशन कुंजी कितनी होती है? तो नेविगेशन कुंजी कितनी होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड में? तो आपने देखा होगा इस तरीके से 4 होती है दोस्तों। ठीक है, तो 4 एरो होती है, यानी कि 4 नेविगेशन की होती है आपकी। स्कैनर में प्रयुक्त होता है, तो स्कैनर में आपका क्या प्रयोग होता है? तो यहाँ पर दोस्तों फ्लोरोसेंट बल्ब प्रयोग में लिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्लोरोसेंट जो बल्ब होता है वो आपका प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है, स्कैनर के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा प्रोग्राम आपका सम्मिलित होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिवाइस ड्राइवर। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका डिस्क क्लीनअप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डिस्क क्लीनअप हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, FAT फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? तो FAT फाइल सिस्टम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को सपोर्ट करता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक रोम का प्रकार है? तो रोम का प्रकार आपका पी रोम, ईपी रोम और EEP रोम हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस मेमोरी को बार बार लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? तो ये आपकी DRAM हो जाएगी दोस्तों, डायनेमिक रैम, ये आपको ध्यान रखना है। स्टैटिक रैम जो होती है ये तो स्टैटिक होती है, यानी कि यहाँ पर रिफ्रेश करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन DRAM में आपको जरूरत पड़ती है। अगला सवाल देखिए,
MS वर्ड में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है। तो MS वर्ड जो होता है दोस्तों, इसमें न्यूनतम फॉन्ट साइज आपकी 1 पॉइंट होती है। न्यूनतम फॉन्ट साइज 1 पॉइंट होती है, अधिकतम कितनी होती है, 1638 पॉइंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, अधिकतम 1638 होती है, न्यूनतम आपकी 1 पॉइंट हो जाएगी। अगला सवाल है, MS वर्ड में पूर्व निर्धारित लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। तो लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.15 होती है। कितनी होती है, पूर्व निर्धारित 1.15। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है। तो अंकगणितीय ऑपरेटर यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो ये आपका इक्वल टू नहीं है दोस्तों, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, ये अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है। अगला सवाल देखिए, वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी होती है। तो वर्कशीट यानी एक्सेल में जब हम वर्कशीट में काम करते हैं तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपका सेल होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो पावर पॉइंट में जब आप फाइल बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है, तो ये आपका PPT1 प्रेजेंटेशन 1 आता है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आप थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन 1। अगला सवाल देखिए, किसी पावर ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पावर ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, कोई कंप्यूटर आपका ऑन है और बाद में उसे पावर ऑन करने की जो रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।